नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज हम जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ। तो एनवायरमेंट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले भी कि एनवायरमेंट जो है इसकी जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है, कौन सी भाषा से हुई है। तो इसका एनवायरमेंट की जो उत्पत्ति है वह फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से हुई है। किससे? फ्रेंच भाषा से। तो इसकी उत्पत्ति क्या कहेंगे? फ्रेंच भाषा से। इसका अर्थ क्या रहता है एनवायरनर का? उसका अर्थ होता है घिरा हुआ, घिरा हुआ। पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी, इसका जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रश्न पूछा गया है कि इकोलॉजी जो वर्ड है उसका सर्वप्रथम यूज किसने किया था? तो ये अर्नेस्ट हेकेल ने 1869 में किया था। तो ये प्रश्न दो तरह से आ सकता है कि पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो आप कहेंगे अर्नेस्ट हेकेल ने। और कब किया था? 1869 में। पारिस्थितिक क्या है? तो पारिस्थितिक वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या है पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी के अंदर जो समस्त जीव हैं पृथ्वी के ऊपर वो, और साथ ही जो अपना पर्यावरण रहता है, जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में भी, जो भौतिक वातावरण है उसके जो संबंध है और वहाँ पर पर्यावरण किस टाइप का, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। अब पारिस्थितिक एक तो इकोलॉजी था, इकोलॉजी का यूज सबसे पहले किसने किया? शब्द का यूज किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकेल ने। कब? 1869 में। फिर आया पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो आप बताएंगे एजी टांसले द्वारा। कब करा गया था? 1935 में। देखिए ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं इस टाइप से। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र जो भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है। यह कैसा है? यह एक खुला तंत्र होता है। तो यह क्या है? यह पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहा जाता है। तो सूक्ष्म क्वेश्चन अगर आता है कि सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे वियोजक यानी कि डिकम्प्रेस। यह मृत और पौधों और जंतुओं के जैविक पदार्थ को सड़ा गला कर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया तथा कवक को शामिल किया जाता है। तो जो वियोजक हैं इसके अंतर्गत क्या है? तो जो जैविक पदार्थ है, पौधे और जंतुओं के जो जैविक पदार्थ हैं जो सड़ा गलाकर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया और किसको शामिल किया गया है? तो यह कवक और बैक्टीरिया को यहाँ पर शामिल किया गया है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है वह किस रूप में प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। अगर प्रश्न आता है कि एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ क्या है, तो आप कहेंगे जल। अगर आ जाता है, ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एकमात्र तरल पदार्थ क्या है, तो आप कहेंगे अकार्बनिक तरल पदार्थ। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। तो जल चक्र तो आपको पता ही है कि जल चक्र क्या होता है। जो जल है तो वो क्या होगा? जो जल रहता है तालाबों वगैरह में जल रहता है जैसे, तो क्या होगा? तो यहाँ पर अगर बादल हैं, क्लाउड्स हैं, तो क्या करते हैं? वो वाष्प बनकर उड़ जाता है
वाष्प बन के उड़ेगा, फिर क्या करेंगे, बादल क्या करेंगे, फिर बारिश कर देंगे। तो क्या हो, यह एक जल चक्र के रूप में चलता रहता है। पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से जो ये जो जल चक्र है, पृथ्वी पर जो जल रहता है तो उसकी कुल मात्रा इस वजह से समान ही रहती है। क्यों, पहले अगर वो जल है, जल वाष्प बन गया, वाष्प बन के फिर बारिश के रूप में वापस आ जाता है, तो क्या रहेगा, समान प्रक्रिया रहती है। नेक्स्ट है, मानव पर्यावरण संबंध के नियतिवादी डेटरमिनिज्म उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक तत्व माना जाता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसे पर्यावरणवादी उपागम भी कहा जाता है। तो मानव पर्यावरण के संबंध में कहा जाता है कि नियतिवादी जो नियतिवादी उपागम है उसके अनुसार कहा जाता है क्या, कि मानव एक पर्यावरण का एक तत्व है। क्या है, पर्यावरण का एक तत्व है। उसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसे पर्यावरणवादी उपागम भी कहा जाता है। मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हैं। इसका विचार है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका था तथा प्रकृति में मन चाह परिवर्तन करने में समर्थ है। यह प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन पर विश्वास करते हैं। तो जो संभववादी है, पॉसिबिलिज्म है, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, यानी कि जो संभववादी उपागम है इसके अनुसार कहा गया है कि जो मानव है वो कैसा है, तो वो तो आप देख ही रहे हैं, मानव एक सक्रिय तत्व तो है ही। उसने क्या करा, वृक्षों को काट दिया है। अब वहाँ पर क्या कर दिया है, उसने परिवर्तन कैसे करा, अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर पहाड़ों को काट कर रास्ते बना दिए हैं, वृक्षों को काट दिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है। और क्या करा है, जो मानव है उसने प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया है। और क्या करता है मानव, वो अति दोहन पर ही विश्वास कर रहा है। इसीलिए अब क्या हो रहा है, जब इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी तो आप देख रहे हैं ना कैसा रौद्र रूप आजकल चला हुआ है, बाढ़ आ रही है, वर्षा ज़्यादा हो रही है। क्यों है, ये सब प्राकृतिक संसाधन के अति दोहन होने के कारण ही है। तो क्या करता है मानव एक सक्रिय तत्व है और वह क्या करता है, अति दोहन पर विश्वास करते हैं कि भाई हम पहाड़ काट देते हैं, वृक्ष ज़्यादा काट लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अपनी सुविधाएं जरूर होनी चाहिए, ऐसा चल रहा है। मानव पर्यावरण संबंध के नवनियतिवादी यानी कि न्यू डिटरमिनिज्म के अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया है। इसके अनुसार मानव को प्रकृति के अनुसार अपने विकास की नीतियां बनानी चाहिए। सतत विकास की अवधारणा का विचार इसी उपागम से लिया गया है। तो आप देख रहे हैं ना कि जो नवनियतिवादी है उसके अनुसार क्या बताया जाता है, तो यही बताया जा रहा है कि जो मानव है उसको क्या करना चाहिए, प्रकृति के अनुसार ही अपनी नीतियां बनानी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया। तो अभी आपने देख ही रहे हैं, प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ होने के कारण उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। हर जगह पानी पानी है, बाढ़ आई हुई है, यह तो आप देख ही रहे। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मानव पर्यावरण संबंध में अगर अत्यधिक के अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया, तो किसके अनुसार अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया, तो ये कहेंगे नवनियतिवादी। तो मानव को प्रकृति के अनुसार अपने विकास की नीतियां बनानी चाहिए। सतत विकास की अवधारणा का विचार इसी उपागम से लिया गया है। सतत विकास जो है तो क्या है, इस अर्थ के जो वर्तमान की जो जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना, ये क्या है, सतत विकास की अवधारणा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो विषुवत रेखा के निकट उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में, जहाँ साल भर कैसा रहता है तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है। अगर पूछा जाएगा कि जो उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध हैं वहाँ पर साल भर जो तापमान कैसा रहेगा, तो आप कहेंगे आर्द्रता वहाँ पर काफ़ी उच्च रहती है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटी, और वहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन रहते हैं वहाँ पर औसत वर्षा कितनी रहती है, तो वहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में।
इसे डोल ड्रम की पेटी भी कहा जाता है। टेगा वन आर्कटिक वृत्त तो कितना है ये 66.5 N के चारों ओर यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि टेगा वन आर्कटिक वृत्ति, टेगा वन कैसी वृत्त में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और जो टेगा वन है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आप कहेंगे यह चारों ओर ही पाए जाते हैं, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। टेगा वन को और क्या कहते हैं, तो टेगा वन का दूसरा नाम है शंकुधारी वन। इनका विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता सबसे कम है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ है, तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो आप कहेंगे टैगा वनों में जैव विविधता कम पाई जाती है। टैगा वन में कैसी लकड़ी मिलती है, तो टैगा वन में मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। यहाँ पर टैगा वन में किस प्रकार के वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पर चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर, टैगा वनों में। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आती है। तो जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होगा, तो विषुवत वृत्त की तरफ आएंगे तो जैव विविधता बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता घटती जाती है। ऊंचाइयों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। तो जैव विविधता अधिक कहाँ पाई जाती है, घाटियों में पाई जाती है, जबकि ऊंचाई पर यह कम पाई जाती है। ताप अधिक होने पर जैव विविधता अधिक होती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ताप अधिक होने पर जैव विविधता कैसी होगी, कम, ज़्यादा, तो आप कहेंगे अधिक। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हैलोफाइट्स कहा जाता है। तो प्रश्न अगर आप पूछा, आपका क्वेश्चन इस तरह आता है कि क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाएगा, तो आप कहेंगे हैलोफाइट्स। लाल रंग का प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो ये तो आप सभी को पता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तो लाल रंग। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक व शैवाल द्वारा निर्मित होती है। छोटी वनस्पतियों का समूह है, तो लाइकेन कैसा है, छोटी वनस्पतियों का समूह होता है। और जो कवक व शैवाल द्वारा क्या निर्मित होता है, तो कवक और शैवाल के द्वारा लाइकेन क्या होता है, निर्मित होता है। दक्षिणी पश्चिमी रूस के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो दक्षिणी पश्चिमी रूस के घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहेंगे, तो इनको दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ब्राजील के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो इनको, जो ब्राजील के घास के मैदान है उनको कैंपोस कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो इनको प्रेरी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ये इस टाइप से सभी क्वेश्चंस बार बार पूछे हुए हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो इनको डाउन्स कहा जाता है। न्यूजीलैंड के घास के मैदान को, इनको कैटरबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैटरबरी। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण ही हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। तो जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसके द्वारा क्या करते हैं, जल व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदल लेते हैं। क्या करते हैं, जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज के रूप में बदल देते हैं और उस प्रकाश को क्या है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं और फिर अन्य जीवों के लिए क्या करते हैं वे, तो अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादन करते हैं। और इस गुण के कारण ही क्या कहता है, हरे पौधों को हम क्या कहते हैं,
हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। तो आपको पता ही है ना कितने तरह के उपभोक्ता हैं, 3 तरह के हैं। तो पहले कौन से हैं? तो यहाँ पर बात हो रही है जो पौधे सिर्फ पौधों पर निर्भर होते हैं, जो सिर्फ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। क्या? और उसको प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है वह शाकाहारी रहता है, जैसे चूहा, खरगोश, गाय, हिरन, बकरी, भैंस आदि। ये क्या हैं? ये सभी प्राथमिक उत्पादक हैं। इन्हें द्वितीय उत्पादक भी कहा जाता है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। और ये क्या होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, चीता आदि। जो जीव द्वितीय उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। और जो द्वितीय उपभोक्ताओं को भी अपना भोजन बना लेते हैं, उनको खा जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। ऐसे जीव जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों का शिकार करते हैं उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाता है। ऐसा जीव जो सभी श्रेणी का जो मांसाहारी होता है, सभी श्रेणी के जो मांसाहारियों का शिकार करते हैं, क्या है? उच्च स्तरीय उनको उपभोक्ता कहते हैं। उनकी विशेषता क्या है कि ये कोई भी जीव इन्हें मारकर नहीं खा पाता। तो ऐसा जीव जो खुद तो मार के खाएगा लेकिन उसे मार के कोई नहीं खा सकता, उसको उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहा जाता है। ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादपों, शाकाहारी व मांसाहारियों पर निर्भर होते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहा जाते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं जो भोजन के रूप में क्या, जो पेड़ पौधे पत्ते यानी कि शाक सब्जियां भी खा रहे हैं तो शाकाहारी तो हैं, लेकिन साथ में क्या वो मांसाहार का भी, तो मनुष्य आपको पता ही है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन वो करता है, उसे सर्वभक्षी कहा जाता है। परजीवी क्या होते हैं? तो परजीवी वे होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास दोनों के लिए ही दूसरों पर निर्भर करते हैं। परजीवी यानी कि दूसरों पर निर्भर रहने वाले। तो क्या होगा? तो ये भोजन और निवास दोनों के लिए अपने दूसरों पर निर्भर होते हैं। मानव व पशुओं में लगने वाली जैसे जूं, पशुओं की खाल पर चिपकने वाली किलनी इसके प्रमुख उदाहरण है। क्या करते हैं? ये दूसरों पर निर्भर है। प्रीडेटर्स ऐसे जीव होते हैं जो केवल भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। तो प्रीडेटर्स जो होते हैं कैसे जीव हैं? तो ये क्या करते हैं? ये दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में आवश्यक व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्री प्रवाल, जिसको कि जो समुद्री प्रवाल है उसको क्या कहते हैं? मूंगा या कोरल भी इसको कहा जाता है। इसका अच्छा उदाहरण है कोरल रीफ का निर्माण करती है जो अन्य जातियों के लिए निवास व प्रजनन स्थल के रूप में काम करती है। तो आधार प्रजाति क्या है? वो है जो प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में आवश्यक रहती है। अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है। अम्ब्रेला क्या है? एक ऐसी प्रजाति है जो विशाल जंतु या समुदाय रहता है जिस एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों को स्वतः सुरक्षा मिल जाए। यानी कि एक ऐसी प्रजाति जिसके कारण जो अन्य प्रजातियां हैं उनको खुद ही सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। किसके कारण? क्योंकि अम्ब्रेला प्रजाति ही ऐसी है। उस मुख्य प्रजाति को अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। जिस प्रकार बाघ को विशेष सुरक्षा देने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, इससे न केवल बाघ को बल्कि उस स्थान की अन्य प्रजातियां भी सुरक्षित हो जाती हैं। उसी प्रकार इस रिजर्व घोषित क्षेत्र में बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है। तो आपने देखा है ना कि बाघों को बचाने के लिए क्या करता है कि भाई इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे क्या है? जरूरी तो नहीं सिर्फ टाइगर है, वहाँ पर अन्य और भी जीव जंतु रहते होंगे। तो एक टाइगर की रहने की वजह से, टाइगर को रिजर्व उसको संरक्षित करने की वजह से, उसको बाघ की जगह सुरक्षित करने की वजह, जहाँ पर अन्य जीव भी होंगे, चाहे उसमें हिरन हो, अन्य और जो छोटे जीव हैं, भेड़िया है आदि सभी होंगे वहाँ पर। तो क्या हुआ? वो अन्य प्रजातियाँ खुद ब खुद वहाँ पर सुरक्षित हो जाती हैं। इस प्रकार रिजर्व जो घोषित क्षेत्र होता है तो बाघ क्या हुआ उसमें? तो बाघ को एक अम्ब्रेला प्रजाति कहलाई जाएगी। कीस्टोन प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? तो कीस्टोन प्रजाति
वह प्रजाति है जो अपने पारिस्थितिक तंत्र में अत्यधिक प्रभाव रखती है। तो स्टोन प्रजाति क्या है? जो जहाँ का वातावरण है, जहाँ पर वो रहती है, तो उसमें क्या उसका अत्यधिक प्रभाव है, काफ़ी वो पावरफुल वहाँ पे है। समझिए कि स्टोन प्रजाति के निर्धारण में उस प्रजाति के जीवों की अधिक संख्या को नहीं बल्कि परितंत्र में उसके कार्यों की गणना की जाती है। तो देखिए, जो स्टोन प्रजाति का मतलब ये नहीं है उस पारिस्थितिक तंत्र में कि भैया उसकी वो करोड़ों में है, अरबों में है, ऐसा नहीं है। चाहे वह थोड़ा है, लेकिन उसकी उपस्थिति वहाँ पर महत्वपूर्ण होने के कारण उसको स्टोन प्रजाति जो होती है, तो क्या होगा, उसके परितंत्र में उसका ज़्यादा सहयोग होने के कारण, उसको कार्यों की गणना के कारण उसको स्टोन प्रजाति करते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र में अपना अधिक प्रभाव रखती है। संकेतक प्रजाति क्या है? तो संकेतक प्रजाति किसी पौधे या जंतु की ऐसी प्रजाति है। तो संकेतक प्रजाति क्या होती है? क्वेश्चन अगर पूछा जाए संकेतक प्रजाति क्या है, तो यह पौधे या जंतुओं की एक प्रजाति है जो क्या करती है, जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती है। क्या होती है? पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत अधिक संवेदनशील। इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ है कि जो प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र की हानि होने का शीघ्र संकेत करती हैं, तो ये ऐसी प्रजातियां हैं क्योंकि ये क्या है, काफ़ी संवेदनशील है। तो जैसे ही इनको सबसे पहले पता लग जाता है कि भाई अगर ऐसा छेड़खानी की गई, अगर ऐसी वनस्पतियां काटी गई, ऐसा वनों को नुकसान हुआ, तो क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र को हानि होगी। तो क्या होगा, ये सबसे पहले संकेत दे देती हैं कि भाई ऐसा मत करिए, ऐसा करने से आप लोगों को नुकसान होगा। तो ये ऐसी प्रजातियां इतनी संवेदनशील होती हैं कि ये पहले ही कुछ संकेत दे देती हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, संकेतक प्रजातियां कहा जाता है। जैसे वायु प्रदूषण की अधिकता की जांच के लिए क्या होता है, जो एयर पॉल्यूशन होता है उसकी अधिकता की जांच के लिए लाइकेन तथा जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में मछली को संकेतक प्रजाति माना जाता है। आपने देखा होगा जब जल प्रदूषण होगा तो क्या हो जाता है, मछलियां मरनी स्टार्ट हो जाती हैं जल के अंदर। तो ये क्या है, एक संकेत है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके पानी के अंदर या आपके वातावरण के अंदर, इसलिए मछलियां मर गई। तो क्या मछलियां क्या, एक संकेतक प्रजाति इनको माना गया है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रश्न है कि अगर हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो वो क्या करेंगे, प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। किसी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक, यानी कि प्राथमिक उत्पादक आपको पता लग ही गया है कौन है, हमारे हरे पेड़ पौधे। तो प्राथमिक उत्पादक द्वारा प्रति इकाई स्तर में प्रति इकाई समय में संकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिक उत्पादकता कहते हैं। तो जो हरे पेड़ पौधों के द्वारा जो इकाई स्तर रहती है और उसमें जो ऊर्जा को वो क्या करते हैं, सकल संचित करने की जो मात्रा उनकी रहती है, उसको क्या कहेंगे, पारिस्थितिक उत्पादक, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इसको इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादक आपको बताया है अभी हरे पेड़ पौधे, इनके द्वारा क्या होता है, तो इनके द्वारा आत्मसात की गई जो ऊर्जा रहती है उसकी मात्रा को क्या होता है, वो सकल प्राथमिक उत्पादन यानी कि जीपीपी इसको कहा जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादन, अब देखिए जो प्राथमिक उत्पादन को क्या कहेंगे आप, जीपीपी, ठीक है, और सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी, ये भी देखिए, ये याद रखेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि प्राथमिक उत्पादन, तो प्राथमिक को क्या होगा, प्राथमिक में जीपीपी। तो सकल प्राथमिक उत्पादन में से श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटाने पर प्राप्त सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादन NWP होता है। इसकी जो विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता रहेगी 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। तो इसकी जो उत्पादकता रहती है कितनी होती है, 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। जबकि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन तथा दलदली क्षेत्र व एस्चुअरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। जबकि जो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन रहते हैं और दलदली क्षेत्र भी वो रहता है, क्यों रहता है, वर्षा ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो जैसे नदियाँ जाकर काफ़ी दलदली क्षेत्र वहाँ पर हो जाता है,
तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। एस्चुअरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? तो वह है 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र रहता है तो जो इकाई क्षेत्र में जो जीवित वहाँ पर जो पदार्थ हैं तो उसको क्या कहेंगे? शुष्क भार का वहाँ पे क्या होता है? बायोमास। उसको क्या कहते हैं? बायोमास। इकोटोन दो भिन्न भिन्न बायोम के बीच का क्षेत्र है। इकोटोन क्या है? प्रश्न अगर पूछा जाता है इकोटोन क्या है तो दो भिन्न भिन्न बायोम के बीच का जो क्षेत्र है उसको इकोटोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन जगहों में दो अलग अलग समुदाय की प्रजातियों का मेल होता है। तो दो प्रकार की वहाँ पर प्रजातियों का जो मेल होने के कारण इसको इकोटोन क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर रहने वाली प्रजातियाँ जलवायु से अनुकूल करने में अधिक सक्षम होती हैं। तो ऐसे जो स्थान है तो वहाँ की जो प्रजातियाँ हैं ऐसे जगहों पर रहने के कारण जो वहाँ पर जलवायु है उसके वहाँ पर रहने के सक्षम होती है। पृथ्वी तक पहुँचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% भाग की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। तो पृथ्वी तक जो पहुँचती है सौर ऊर्जा तो उसका कितना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता था? 1%। कितना? 1%। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्र कितनी ऊर्जा रहती है? तो 10% ऊर्जा ही क्या होती है? स्थानांतरित होती है। इस नियम को किसने प्रतिपादित किया है? तो इस नियम को लिंडेमान ने प्रतिपादित किया। कब किया? 1942 में। किसका? ऊर्जा स्थानांतरण का जो नियम है वह लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। कब? 1942 में। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जो ऊष्मागतिकी है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है? तो इसका अनुसार न तो ऊर्जा का सृजन होता है ना ही विनाश। तो इनके अनुसार क्या है कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है और ना ही खत्म होती है। ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसका परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा एक से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है लेकिन ना ये पैदा होती है और ना इसका विनाश होता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीयक नियम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने की दिशा से संबंधित है। तो ऊष्मागति का जो द्वितीय नियम क्या है? तो यह ऊर्जा के प्रवाहित होने की दिशा के लिए इसको संबंधित है। इसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार जो ऊष्मा है वह सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर प्रभावित होती है। क्या होती है? अधिक ताप की ओर प्रवाहित होती है। अधिक ताप से क्या होता है? निम्न ताप की ओर प्रभावित होती है। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह चार्ल्स सेटन ने किया था। कब? 1927 में। खेती की सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? तो ये खेती की जो सबसे प्राचीन पद्धति है वह है झूम खेती, जिसको कि आप सीढ़ीनुमा खेती भी कहते हैं। 3600 मीटर से जो अधिक की ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन बायोम की श्रेणी में रखा जाता है। अगर को प्रश्न आया है कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहेंगे, तो कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? तो आप कहेंगे अल्पाइन बायोम की श्रेणी। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपको मेरी पहले जो वीडियो डाली उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है कितनी? 78%। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की कितनी मात्रा है? तो वायुमंडल में ऑर्गन गैस की 0.93% मात्रा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी मात्रा है? तो इसकी है 0.03%। तो सबसे जो कम रहती है 0.03%। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस बनती है? तो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस प्राप्त होती है। पीट मृदा में सर्वाधिक कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसमें सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अल्फा क्या है? अल्फा एक प्रकार की क्या है? घास है। क्या है? घास। मटियार मिट्टी की जल धारण क्षमता सभी मिट्टियों में कैसी होती है? तो मटियार जो मिट्टी है, जो क्ले सोयल है, ये क्या है? ये जल है, जल को ग्रहण करने में इसकी जो क्षमता रहती है वो सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? मटियार मिट्टी यानी क्ले सोयल के। गहन पारिस्थितिक डीप इकोलॉजी शब्द के कौन है? जनक कौन है?
तो गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द के जनक अर्नेस्ट नेस हैं। कौन? अर्नेस्ट नेस। जैविक अजैविक तत्वों का चक्र जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में चलता है। तो जो जैविक अजैविक जो तत्व हैं, जो चक्र है, इनका कैसे चलता है? इनका चक्र जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में, बायो जियोकेमिकल साइकिल के रूप में इनका चक्र चलता है। ज्वालामुखी विस्फोट से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो इससे फास्फोरस चक्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो लवणता है वह मृत सागर में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेट बैरियर कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो महासागरों की औसत लवणता 35% रहती है। वन में पेड़ों की छाल पर लगने वाले सफ़ेद पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जो वन होते हैं, वनों में जो पेड़ों की छाल पर आपने देखा होगा ना सफ़ेद सफ़ेद एक पदार्थ लगा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको लाइकेन कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कहाँ है? तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर में मिलता है। तो ये थे क्वेश्चंस, आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थोड़ा आज हमने इनको डिटेल में करने की कोशिश की है। पहले जो वीडियो डाली गई है इनसे संबंधित सभी प्रश्न पहले भी हैं और आगे आने वाली वीडियो